हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। सो आज हम बात करेंगे MHI 02 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलाइटमेंट या ज्ञानोदय। तो इस टॉपिक में हम इसे बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कल आपके एग्ज़ाम में पूरे 99.99% श्योर है कि आएंगे ही आएगा। तो हम बात करते हैं इसकी कि ये क्या है, इसकी क्या मतलब है और ये कब से ये थॉट प्रोसेस या ये कॉन्सेप्ट कब आया। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी ना, वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था एनलाइटमेंट का और 18वीं शताब्दी तक आते आते ये अपने पीक पे पहुंच चुका था, अपने चरम पे पहुंच चुका था। ये एक तरीके से कुछ लोग इसे सांस्कृतिक आंदोलन कहते हैं और कुछ इतिहासकार इसे बौद्धिक आंदोलन कहते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल का एक मूवमेंट था ये। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि नए विश्व का निर्माण करना है, एक न्यू वर्ल्ड का निर्माण करना है। तो इसमें आप देखोगे ना, जब मेडाइवल में क्या था, मध्यकाल में क्या था कि एक धर्म बहुत ही प्रभावी था, धर्म सुप्रीम था, धर्म जो कहता था वही माना जाता था, धर्म का प्रभाव जनता के ऊपर बहुत अधिक था। जो चर्च थे और जो पादरी वर्ग था, आपने पहले भी पुनर्जागरण पढ़ा होगा, तो चर्च और पादरी वर्ग की सत्ता बहुत मजबूत थी और इस वर्ग के जनता पे प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। तो जो वो कह देते थे वही मान लेते थे। मतलब क्या था कि उस टाइम जो मध्यकाल में उतना ज़्यादा ज्ञान का प्रसार नहीं था, एक हद तक आप ये कह सकते हैं। तो जो जनता थी वो उतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, वो अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करती थी उस वक्त और ना तर्क वितर्क करती थी। वो पर्टिकुलर रिलीजन ने उसे डोमिनेट करके रखा हुआ था। जो रिलीजन था वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम था और बहुत ही ज़्यादा जो उसने कह दिया वही मतलब सत्य है और उसी को ऊपर जो लोग हैं विश्वास कर लेते थे, उसमें तर्क वितर्क नहीं करते थे। तो जब ये आया और तो फिर देखो आप, मार्टिन लूथर और एक जॉन कैल्विन थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म से प्रश्न पूछा, चर्च और पादरियों से प्रश्न पूछे और उन्होंने तर्क वितर्क करने की कोशिश की। ठीक है, जो मार्टिन लूथर थे उसने 95 क्वेश्चन पूछे थे चर्च से और ये 16 से 18 से लेके 1648 तक ये ना मतलब चलता रहा। ये दो धड़ बन गए थे, एक सुधारवादी था और एक गैर सुधारवादी, असुधारवादी बोल सकते हो। तो जो ये मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने चर्च से या धर्म से प्रश्न पूछना स्टार्ट किया। अब जब तर्क वितर्क करना ये स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा ना कि हाँ, अब भाई ये तर्क कर रहा है तो इसका उसके सामने सामने वितर्क कर रहा है, तो फिर उसका और क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ सकते हैं और क्या डायमेंशन आ सकते हैं और क्या मतलब उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग फिर अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने लगे, विजडम का प्रयोग करने लगे, अपने विवेक का प्रयोग करने लगे, है ना। तो इन्होंने भ्रष्ट तंत्र तथा धर्म संस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, और 1618 से 1648 में 30 सालों तक ये तर्क वितर्क करते रहे। तो इसे 30 सालों का युद्ध भी कहते हैं, 30 ईयर वॉर भी कहते हैं। तो इसमें दो जो धड़ थे, दो ग्रुप थे, है ना, वो साफ साफ थे। एक तो थे सुधारवादी और एक थे असुधारवादी। ठीक है, जो सुधारवादी थे, जो तर्क वितर्क करते थे, जो कहते थे कि नहीं, चर्च ने अपने ऊपर क्या नाम, क्या अपना आपका एक स्वामित्व स्थापित कर लिया है और अपने हिसाब से वो चीज़ें को रेगुलेट करता है और वो कुछ कुछ बातें गलत भी बोल देता है, लेकिन लोग तर्क वितर्क नहीं करते, उसके पीछे अंधाधुंध उसका बिलीव करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। और इसने कहा चर्च के सुधार पर इसने बल दिया था। और जो दूसरा था, जो असुधारवादी था, वो चर्च और पादरी थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं होता, आपको क्या पता है, हम कितने टाइम से राज कर रहे हैं, एक तरीके से हम कितने टाइम से सुप्रीम है, हम ऐसे कुछ कुतर्क नहीं कर रहे, हम क्यों दें यह तर्क, जब हम पहले से प्रभावी है, हम क्यों दें, बताओ आप। वो कहते हमें कुछ रिफॉर्म नहीं करना, हम जैसे हैं हम वैसे ही खुश हैं। ठीक है, तो लेकिन 30 साल तक ये चला प्रोसेस। ठीक है, 30 साल बाद क्या हुआ, एक संधि की गई, एक ट्रेटी आया, जिससे क्या हुआ, चर्च का प्रभाव कम होने लगा। उसके बाद चर्च का प्रभाव कम होने लगा और न्यू आइडियाज आने लगे, नए विचारों की, न्यू थॉट्स आए, न्यू विचार आए, न्यू आइडियाज आए। वही इनलाइटमेंट, यहाँ से एनलाइटमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, तभी वो बोला जाता है कि एनलाइटमेंट की शुरुआत 17वीं शताब्दी में, 1618 के आसपास या 17वीं शताब्दी से शुरू होती है और 18वीं शताब्दी तक आते आते ये अपने पीक पे पहुंच जाते हैं। ये देखो क्या खूबसूरत, इतना खूबसूरत कहाँ मिलेगा आपको, बताओ। यस, फ्लो चार्ट हमने बनाया ज़रूर आपके लिए और आप इसे अच्छे से लिखिए और अच्छे से अपने आंसर में मेंशन कीजिए और बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन दीजिए अपने आंसर का, ताकि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। और उसके बाद मेरे को थैंक यू भी बोल देना चाहे तो। ठीक है, देखो आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट क्या थे, क्या उसके आदर्श थे, क्या उसकी वैल्यूज़ थी, क्या उसके मोरल थे, है ना। मतलब कि ज्ञानोदय, ज्ञानोदय के क्या मतलब आइडियाज़ थे, है ना।
पहली बात ये प्रगतिवादी था। प्रगतिवादी मतलब कि ये कहता रहता है कि आप आगे बढ़ते रहो, आप प्रगति करते रहो, है ना। आप क्या करो कि जो है सुधार करो, ठीक है, प्रगति करो, सुधार करो, मतलब प्रोग्रेसिव था ये, ठीक है। और ये तर्क और विचार पे बल देता था, तर्क और विचार पे बल देता था, मतलब कहता है कि आप जो चर्च वगैरह जो धर्म कह रहा है उसको मत मानिए। आप क्या कीजिए, ऐसा कीजिए कि आप तर्क वितर्क कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या सही है। आप सत्य की खोज खुद करो ना। आप किसी को, कोई किसी ने क्या कह दिया आप उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? आप खुद तर्क वितर्क करके पता लगाओ कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और इसने इसने जो नेचर की सुप्रीमेसी पर बल दिया था, प्रकृति को सर्वोच्च माना था, लिबरल था ये, एक तरीके से उदारीकरण पे बल देता था, लिबर्टी की बात करता था, स्वतंत्रता की बात करता था, और व्यक्ति पर बल देता था। व्यक्ति का तो चर्च है ना, चर्च व्यक्ति के लिए है ना कि व्यक्ति चर्च के लिए, मतलब इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एनलाइटमेंट ने, इंडिविजुअल की बात की एनलाइटमेंट ने, ठीक है। और ये भौतिकतावादी पर बल दिया है। ऐसे इम्पीरिसिज्म भी कहते हैं एक्चुअली। भौतिकतावादी मतलब ये क्या कर रहा है, जो दिख रहा है, मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं ना, उसकी बात की एनलाइटमेंट ने। ये कहते हैं विचारों की परिकल्पना में मत खोइए आप। अब ऐसे मत सोचिए कि 500 साल पहले ऐसा हुआ करता था, ऐसे हम थे, हमारा अतीत ऐसा था। अतीत अतीत एक बार आप छोड़िए, आप वर्तमान देखिए कैसा है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, भौतिकतावाद, या फिर एक तरीके से कहिए जिसको टच कर सकते हैं ना, बस उसकी बात कर रहा है, ठीक है। संस्कृति, अब इसको हम जब सिविलाइजेशन और कल्चर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सिविलाइजेशन को कहते हैं टच कर सकते हैं, कल्चर को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। एक मूर्त फॉर्म होता है, एक अमूर्त फॉर्म होता है। तो एक तरीके से देखिए कि भौतिकतावादी भौतिक वस्तु या भौतिकतावादी को ऊपर फोर्स देता है, बल देता है, मानववाद की बात करता है। मानववाद मतलब मानवतावाद, मतलब मानव सेंटर में आ गया, ठीक है। ह्यूमन का वेलफेयर, मानव के कल्याण की बात होगी, ठीक है। जब मैंने पहले ही आपको कह दिया कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे उस टाइम जो चर्च को उसने सेकेंडरी कह दिया, तो मतलब इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट हो गया, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया, व्यक्ति का कल्याण इंपॉर्टेंट हो गया। तो वही समझाइए कि आप मानववाद की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, मतलब कि सभी धर्मों के प्रति प्रेम से रहो, प्यार से, मोहब्बत, ये सब इस बात करता है एनलाइटमेंट, ठीक है। ज्ञान, तकनीकी एवं वैज्ञानिकता पर बल देता है। कहते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए इंसान के अंदर ना, इंसान की कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और आप साइंटिफिक तरीकों की बात करता है, क्या वैज्ञानिकता की बात करता है कि हाँ ऐसा है, मतलब तो क्यों है, इसके पीछे क्या, मतलब लॉजिक क्या है, मतलब लॉजिक की बात करता है एनलाइटमेंट। जब लॉजिक की बात आएगी, मतलब इंसान सोचेगा, समझेगा, तर्क विवेक से काम लेगा, और उसका मतलब ये चीज़ है तो क्यों है। जब प्रश्न आ जाता है क्यों, जब क्वेश्चन आता है वाई, तो उस वाई की डिस्कवरी के लिए, वाई की खोज के लिए कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, तो कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। वो प्रयोग मतलब आप करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता लगेगा। जब आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड पता लग रहा है, तो आप समझो कि फिर आपको पता लगा कि ये चीज़ है तो क्यों है, मतलब उसका साइंटिफिक जो रीज़न है, जो उसका वैज्ञानिक उसका कारण है, उसकी खोज की मतलब करोगे, तो उसी के ऊपर ही तो फोर्स दे रहा है एनलाइटमेंट। सो इतना इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो समझे आप, प्रकृतिवादी है, तर्क एवं विचार पे बल देता है, प्रकृति की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ नेचर की बात करता है, उदारीकरण की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति पर बल देता है, चर्च व्यक्ति के लिए ना कि व्यक्ति चर्च के लिए, भौतिकवादिता पर बल देता है ना, ज्ञान, तकनीकी और वैज्ञानिकता पर बल देता है, सहिष्णुता पे बल देता है, और मानववाद पे बल देता है, मानव के कल्याण की बात करता है। देखो, ये एनलाइटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया प्रकृति की अवधारणा, मतलब ये प्रोग्रेसिव जो है, ये एक तरीके से ये इसने क्या किया, इसने राष्ट्रवादी भावना को उभारा। मतलब जब ज्ञानोदय हुआ, लोग थोड़े जागरूक हुए, लोगों को ज्ञान हुआ, तो वो समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा था। इतने टाइम तो हमको पता ही नहीं था कि औपनिवेशिक शक्ति हमारा शोषण कर रही थी। अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमें राष्ट्रवाद की भावना जुट गई, आ गई कि भाई यार हमें कोई मतलब नहीं है। इतने टाइम हम अपने में लड़ रहे थे, हम अपने में क्यों लड़ रहे, जब देखा कि असली दुश्मन तो वो है, तो हमें अपने जो भी है ना, जो हमारी किसी भी छोटे से मुद्दे के ऊपर, जाति या धर्म या किसी के आधार पे भी हम लड़ रहे थे, वो छोड़ो,
लेकिन पहले ये जो हमारा दुश्मन है ना उसका भगाओ इधर से। तो वो जो है ना जाति धर्म और ये सब क्या हो गए, गौण हो गए, और वो एकता का तत्व आ गया, मतलब राष्ट्रवाद की भावना आ गई। राष्ट्रवाद की भावना आ गई तो जो औपनिवेशिक शक्ति है, जो बाहरी शक्ति है, उसके खिलाफ क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे और आज़ादी की मांग करेंगे। समझे राष्ट्रवादी भावना को कैसे बढ़ाया इसने, एलाइटमेंट ने, ज्ञानोदय ने। देखो एलाइटमेंट के ऊपर कुछ बुक्स है, दो बुक्स आपको नाम पता होना चाहिए। एक तो है स्पिरिट ऑफ लॉ, जो कि है मोंटेग्यू की, और जो दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो है रूसो की। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है, ये जनरल विल की बात करता है। रूसो सामान्य इच्छा की बात करता है और व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, व्यक्ति को प्राथमिक मानता है, किसके बजाय, समाज के बजाय। कहते हैं व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है समाज से ज़्यादा। कौन सी थ्योरी में है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मतलब किसने लिखी, रूसो ने लिखी, और हम ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एनलाइटमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहा एनलाइटमेंट ने, इसने कहा कि जो इसने एक चीज़ और अच्छा किया कि लोग इकट्ठे होने लगे। जब लोग गैदरिंग होने लगी तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल पर्सन साथ में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो उनके ज्ञान का जो था ना, उनके भी नए डायमेंशन खुल रहे थे और नए चीज़ें को सीख रहे थे। और उसी तरीके से ये क्या हो रहा था, ये इसका फैलाव हो रहा था ज्ञानोदय का। देखो एनलाइटमेंट को बढ़ावा दिया किंग्स ने भी, मॉरल थिंकर्स ने भी। इससे सामाजिक चेतना, पश्चिमी ज्ञान का प्रसार हुआ, वेस्टर्न थॉट का प्रसार हुआ, नई सोच आई। एनलाइटमेंट एक्चुअली, एनलाइटमेंट की बात करें ना, जब हम बात करें कि ज्ञानोदय क्या था, एक सोचो एक तरीके से न्यू थॉट प्रोसेस है, एक न्यू थॉट प्रोसेस है। ठीक है, और इसने जब लोगों को पता लगा, लोग पढ़ने लिखे, लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन का ज्ञान हुआ, लोगों को वेस्टर्न कल्चर का पता लगा, लिटरेचर के बारे में जाना, तो उन्हें पता लगने लगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे साथ क्या गलत हो रहा था, या फिर अब हमें क्या करना चाहिए। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, उनका थॉट प्रोसेस बढ़ता है, वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, विजडम का प्रयोग कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन में खड़े होकर स्टैंड करके वो देख सकते हैं कि क्या वैलिड है, ये क्या वैलिड नहीं है। तो और किसी भी चीज़ को अपने आधार पर मतलब उसकी वैज्ञानिकता से जांच कर सकते हैं। जब वैज्ञानिकता से जांच कर पाएंगे तो क्या होगा कि वो दूसरे लोगों की बातों पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद के प्रत्यक्ष ज्ञान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, है ना। तो इसने क्या किया, पूछताछ की। ये धर्मनिरपेक्ष था एक्चुअली, इसने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। ये किसी भी धर्म के आधार पर ये भेदभाव वगैरह नहीं करता था। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष था, विवेक संबद्ध पूछताछ के ऊपर इसने बल दिया था। सामाजिक चेतना, पश्चिमी ज्ञान का प्रसार आपको बता दिया, प्रगति की अवधारणा भी मैंने बता दी। अब देखिए आगे, इसने कहा समस्या के निराकरण को परंपरागत तरीके के स्थान पर तर्क के आधार पर प्रश्नोत्तर, निरीक्षण और परीक्षण पद्धतियों को इस गुण में प्रोत्साहन मिला। इसका क्या मतलब है, ये हिंदी में इसे लिखे है कि थोड़ी थोड़ी ना आपको पॉइंट्स ऐसे लिखा ना, आप थोड़ा पढ़ोगे ना तो दिमाग में आ जाएगा कि कहते प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड की नहीं करेंगे, मतलब कि जो किसी ने कह दिया मान लिया, उसके आधार पे तर्क, तर्क मतलब लॉजिक के बेस पे, है ना। प्रश्नोत्तर, निरीक्षण मतलब कि क्वेश्चन आंसर करके, ऑब्जर्व करके, टेस्ट करके, है ना, उसके मेथड से, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जो मैंने आपको इतने सिंपल वर्ड में बताया वो इन्होंने कुछ टिपिकल लाइन में लिखा है। तो आप क्या कीजिए, ये पॉइंट्स आप लिख के आना। ठीक है, आप देख रहे हो, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप ये जो पॉइंट है अपने आंसर में लिखोगे, और शायद वीडियो में वो पॉज करो तो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आप उसके नोट्स बनाओगे तो आप वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे नोट्स मिलेंगे जो कि आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा, सत्य का निर्धारण किसके बात की, कहते कि जो कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब प्राचीन ग्रंथ में जो लिखा है ज्ञान के बजाय, वो तो चलो छोड़ो यार, आप खुद देखो ना, खुद की बात पे, समय के प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्व दो, आप खुद के ऊपर बिलीव करो, खुद जांचो, परखो और विश्वास करो। ठीक है, वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो वाली बात नहीं है। पहले आप क्या करो, ये देखो कि क्या सही है क्या गलत है, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी विजडम का प्रयोग करो, और फिर देखो कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है ना। तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्व दिया एनलाइटमेंट ने, ज्ञानोदय ने। देखो मैंने हिंदी इंग्लिश में मिक्स बना रखे, मैं ऐसे ही बनाता हूँ खुद के नोट्स, तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है मे बी, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एनलाइटमेंट ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, किसको, पीस एंड लिबर्टी को। मतलब ज्ञानोदय ने शांति एवं समतरता का
आगमन करवाया या फिर इसको शुरू किया, एक ऐसी विचारधारा लाए, इसने ना मतलब प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। ज्ञानोदय ने शांति और सुंदरता को बढ़ावा दिया, इसने नई नई खोजों को बढ़ावा दिया। किस लिए? न्यू डिस्कवरी हो रही थी, न्यू लाइफ, बेटर लाइफ के लिए, न्यू लाइफ के लिए, बेटर लाइफ। कि यार हम इतने टाइम से इतने प्रॉब्लम्स में थे, इतने ज़्यादा हम परेशान थे, तो इन प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन किया जाए। एनलाइटमेंट ने कहा रुको, मैं हूँ, तुम अभी, तुम्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरे को समझे नहीं क्या तुम अभी तक? मैं एक नई विचारधारा लेके आया हूँ, मैं एक नई सोच लेके आया हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हारा क्या करूंगा, तुम्हें सबको बड़े ही विजडम दे दूंगा, लेकिन तुम हो गलत ना। अब अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अरे यार समझे नहीं तुम। क्या था, क्या सर, क्या नहीं समझे? कि ये तुम्हारे ना जो सिर में है ना, उसके अंदर थोड़ा उसका प्रयोग करो। क्या था मतलब? कि ये तुम्हारे ऐसे जो ऊपर जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है ना, वो खाली डिब्बा नहीं है, उसके अंदर आपके दिमाग है, ब्रेन है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जरूरी थोड़ी है जो धर्म ने बोल दिया वही सत्य है यार, तुम अपने दिमाग का प्रयोग करोगे या नहीं करोगे। कहते अच्छा, इस ये चलता भी है क्या? कि हाँ, यहाँ पे देखो कोई साइड में बटन होगा, है कि बटन बुटन तो नहीं है। कि यार तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। मतलब कहने का मतलब, किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे तो उसके नए नए डायमेंशंस निकल के आएंगे ना। आप पढ़ो लिखो यार, थोड़ा समझदार बनो, कैसे बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हो। तो ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जब इंसान तर्क का, अपने दिमाग का प्रयोग करने लगा, वैज्ञानिकता से तर्कों की जांच करने लगा, ये समझने लगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ये सही है तो क्यों सही है, और ये गलत है तो क्यों गलत है। तो जब पूरी साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक अपने इंसाइट को डेवलप कर लिया है ना, तो इसलिए तब ये क्या कर रहा था, ये कौन बढ़ावा दे रहा था, ये सब साइंटिफिक इंसाइट वगैरह, एनलाइटमेंट, ज्ञानोदय प्रमोट कर रहा था। ठीक है, इसने धर्म संस्थाओं का विरोध किया। किस आधार पर किया? विज्ञान के आधार पर, साइंस के आधार पर, साइंटिफिक इंसाइट के आधार पर। ठीक है, देखो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, डिस्कवरी होंगी, है ना। न्यू टेक्नोलॉजी आई, न्यू डिस्कवरी की, इनोवेशंस आ रहे थे, तो ये किसको प्रमोट किया? एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को। नई नई टेक्नोलॉजी आई तो पहले आप पुराने हथियारों का या पुराने उपकरणों से खेती कर रहे थे। ठीक है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देते। अब देखो यार, नई नई ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इससे पहले आप 50 किलो गेहूँ उगाते थे, तो अब 500 किलो उगा सकते हो। तो उससे क्या, एग्रीकल्चर बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ा, संचार मतलब, मेडिकल फील्ड मतलब चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा खासा बढ़ावा मिला, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन को बढ़ावा दिया। देखो ज्ञानोदय का जो एरिया सीमित नहीं है, कितना बड़ा एरिया है, एक छोटे से एरिया में नहीं, बहुत ही बड़ा एरिया में ये डेवलपमेंट कर रहा है। जो एग्रीकल्चर हम जो बात करते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसको बढ़ावा दे रहा है। इंडस्ट्री जो बात करें हम, सेकेंडरी सेक्टर है, उसे बढ़ावा दे रहा है इकोनॉमी के। कम्युनिकेशन, संचार, मेडिकल फील्ड, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो इकोनॉमी को, सारे इकोनॉमिक सारे फील्ड को टच कर रहा है, सभी को प्रमोट कर रहा है, सभी को डेवलपमेंट कर रहा है, सभी को डेवलप कर रहा है। समझ रहे हो आप? तो एक लाइन में कहे तो ये ऐसे कह सकते हैं, बर्बरता से लेकर सभ्यता तक का सफर है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। देखो, बर्बरता से लेकर सभ्यता तक का सफर है। इंसान का दिमाग को देखो, सीधे सी बात है, एनलाइटमेंट कभी कुछ याद ना है ना, एक बात ध्यान रखना कि सर ने कहा था कि अपने दिमाग का प्रयोग करना, दिमाग चलाना, पेपर में अच्छे से लिखोगे तो दिमाग चलाना, तुम्हें दिमाग कब चलेगा? जब तुम्हें एनलाइटमेंट मिलेगा, तुम्हारा ज्ञान का उदय हो जाएगा, ज्ञानोदय हो जाएगा, तो तुम अच्छे आंसर लिखोगे। तो ज्ञानोदय कुछ नहीं है कि दिमाग का प्रयोग करके, तर्क वितर्क करके, नई नई खोजें करके, नए नए विचारों से, नई सोच से, नए नए क्षेत्रों में जाओगे, नए नए क्षेत्रों में और जाके उसमें क्या करोगे, खोज करोगे, तकनीक का विकास करोगे, अपने कृषि का विस्तार करोगे, उद्योग का विस्तार करोगे, परिवहन का, मेडिकल फील्ड का, कम्युनिकेशन का, सबका क्या करोगे आप? उसका विकास करोगे, उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर उसके नए डायमेंशन को टच करोगे। ठीक है, तो यही तो है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट, आप जब पुरानी बातों को छोड़, अपने दिमाग का प्रयोग करके साइंटिफिक आधार पे आप तर्क वितर्क कर सकते हो, तो ये एनलाइटमेंट है। कुछ और कोई दूसरी चिड़िया का नाम थोड़ी, इतना हार्ड थोड़ी है। फिर इसमें एनलाइटमेंट में एक आता है विज्ञान है, विज्ञान। इसमें क्या है, देखो नई खोज हुई और आविष्कार के कारण ये माना गया कि ज्ञान अनंत है और इसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य इसे, ये देखो, अब जब तर्क वितर्क करने लगे, आप नॉलेज को जानने लगे, तो आप उससे क्या, नॉलेज से आपका दिमाग का दायरा बढ़ेगा ना। पहले आप छोटे से आपको सोचते नहीं थे, तो आपका दिमाग भी काम करना जंग लग गई थी। अब आप सोचोगे तो आपका दिमाग चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको ग्रीस लग रही है दिमाग पे, मतलब आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, विवेक का ज्ञान सम्मत प्रयोग ही मानव की मुक्ति दिला सकता है, मतलब मुक्ति का मार्ग बताया। वाह, विवेक मतलब
खुद की डिस्क्रिमिनेटरी जो पावर होती है, जो आप खुद के विवेक से अपनी मर्जी से जो करते हैं, कहते हैं ना मेरी मर्जी मतलब होता है विवेक का गुण। ठीक है, लेकिन मर्जी ऐसे भी नहीं कि कुछ भी चला रहे हो, अपने दिमाग का प्रयोग करके अपनी मर्जी चलाओ तो विवेक हो गया। विवेक का ज्ञान सम्मत प्रयोग ही मानव मुक्ति को दिला सकता है, ये सिंपल बात है। ज्ञान के प्रयोग एवं पर्यवेक्षण पर बल देता है। ठीक है, मनुष्य की कार्य कुशलता में वृद्धि हो गई है, नई खोज आविष्कार के कारण ज्ञान अनंत है और उसकी कोई सीमा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आया। विवेक का ज्ञान सम्मत प्रयोग ही मानव को मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, ज्ञान के प्रयोग एवं परीक्षण पर बल, मतलब ज्ञान का प्रयोग करो, ऑब्जर्वेशन पे बल दिया, ऑब्जर्वेशन पर फोकस किया। ठीक है, नॉलेज के ऊपर फोकस किया। फिर आता है विज्ञान एंड धर्म, साइंस एंड रिलीजन। देखो, प्राकृतिक धर्म के गुणगान किया, कहते यार किसी धर्म को मानो ना मानो, लेकिन जो प्रकृति का धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, जो देववाद है, उसको मानो। इसने पहले ही कहा था, मैंने आपको बताया था कि प्रकृति को सर्वोच्च मानता है, सुप्रीमेसी ऑफ नेचर की बात करता है। ठीक है, मानवीय भिन्नताएं सहिष्णुता को आधार बताया, मतलब ये कहता है कि सहिष्णुता का गुण होना चाहिए। सहिष्णु होता है कि आप सेक्युलर हो, एक तरीके से सेक्युलर क्या होता है कि आप किसी भी धर्म की ऐसे नहीं है कि उसे चिढ़ रहे हो या आप उससे नफरत करते हो, आप सभी धर्मों का आदर सम्मान रूप से करते हो, वो सहिष्णुता का गुण होता है। बहुत प्रेम से आप सभी धर्मों का पालन करो ना करो, लेकिन उसके प्रति एक अच्छा दायरा, अच्छी सोच रखो। आप किसी भी धर्म को आप उसको ना नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही किसी को बढ़ा रहे हो। आप ऐसे हो कि हाँ ये धर्म है, इसकी इज्जत मैं करता हूँ, सभी के साथ सभी धर्मों की इज्जत सद्भाव से पेश आना ही सहिष्णुता का गुण होता है। ठीक है, देखो नया धर्म आया, इस नए धर्म को बढ़ावा दिया, प्राकृतिक धर्म जो मैं कह रहा हूँ। नया धर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है मानवता का धर्म। ठीक है, सहिष्णुता का धर्म, मानवता का धर्म। सहिष्णुता तो मैंने बता दिया आपको। मानवता का धर्म में क्या कहता है? मानव का कल्याण की बात की। मानव इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काम करो। ठीक है, व्यक्ति को बढ़ावा दो, इसकी बात की किसने? ये विज्ञान एवं धर्म में एनलाइटमेंट ने विज्ञान एवं तर्क आधारित खोज पे बल दिया था। विज्ञान की बात की, साइंस की बात की, फैक्ट की बात की। ठीक है, तर्क वितर्क करो, अच्छी बात है। ठीक है, मतलब लेकिन ऐसे भी कुछ भी हवा में बातें मत फेंको, अपनी खुद की मर्जी मत चलाओ। लेकिन मर्जी चलानी है, बातें करनी है तो किसके बेस पे करनी है? साइंस के बेस पे करनी है, लॉजिक के बेस पे करनी है ना। इसने धर्म के सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव को भी उजागर किया था कि धर्म का, रिलीजन का सोशल लाइफ के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसको उजागर किसने किया? एनलाइटमेंट ने, ज्ञानोदय ने। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। देखो, फिर सहिष्णुता के माध्यम से इसने धर्म की कट्टरता को समाप्त किया। इसने कहा सहिष्णुता के माध्यम से इसने कहा धर्म की कट्टरता थी उसको इसने समाप्त करने का प्रयास किया और विवेक सम्मत ज्ञान और वैचारिक बुद्धि पर बल दिया। ठीक है, देख पुनर्जागरण विचारक थे और ज्ञानोदय काल के विचारक थे, इनमें थोड़ा सा ना दिमाग अलग अलग था इनका, कहने का मतलब इनका थॉट प्रोसेस अलग अलग थे। तो जो पुनर्जागरण वाले थे वो क्या कहते थे? अतीत ज़्यादा बेहतर था, मतलब जो अतीत की बातें करते हैं, अतीत में हमारा अतीत इतना सुंदर था, हमने ये काम किए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इतना कल्याण किया लोगों का, मतलब गौरवमय अतीत के, एक तरीके से पुनर्स्थापनावादी टाइप के थे ना, जो अतीत का गुणगान करने में हमेशा रहते थे। इन्होंने कहा ज्ञानोदय काल के दौरान रोमन एवं यूनानी प्राचीन परंपरा की बराबरी करना मुश्किल है। मतलब उस टाइम की बात हम आज के लोग हम बराबरी कर ही नहीं सकते ना। वो पर्टिकुलर रोमन या रोमन एम्पायर की, यूनानी एम्पायर की, उनके ट्रेडिशन की कहाँ हम करेंगे? हम छोटे लोग हैं भाई, हमसे ना होगा। ये क्या कहता है? वर्तमान बेहतर। मैंने आपको बताया भौतिकतावादी पहले कहा था, भौतिकतावादी जिसे टच कर सकते हैं ना, टच कर सकते हैं तो उसकी बात करता है। कहते हैं जो मैं देख सकता हूँ, जिसे टच कर सकता हूँ, रियलिस्टिक था ये वाला, है ना। एनलाइटमेंट रियलिस्टिक था, मतलब कि वास्तविकता के ऊपर बल देता था, भौतिकता के ऊपर बल देता था। इसीलिए पुरानी बातें अतीत की जगह ये वर्तमान को ऊपर ज्यादा बल देता था। ये कहता है वर्तमान बेहतर है। ठीक है, और ये बौद्धिक वातावरण में जीने के ऊपर कहते हैं आप लाइफ जी रहे हो, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल एक एनवायरनमेंट होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप किसी भी सिचुएशन में जी रहे हो। तो इसने बौद्धिक वातावरण में जीने पे बल दिया। इसने विज्ञान का प्रसार किया। इसने क्या कि विज्ञान के प्रसार से क्या हुआ कि आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया। इस मत के अनुसार अतीत धर्म से जकड़ा हुआ था,
मतलब कहते हैं ये पुराने टाइम की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं आज इसलिए आज को बेटर कह रहा हूँ क्योंकि पुराना टाइम था, उसमें आप गाते रहो कुछ भी गीत, उसकी बात मेरे को मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं मेरे भाई? क्योंकि अतीत में धर्म से जकड़ा हुआ था, धर्म प्रभावी था। धर्म प्रभावी था तो धर्म से नियंत्रित होने के कारण समाज जड़ था, स्थिर था, प्रगति नहीं कर रहा था, रुका हुआ था, है ना। और अंधविश्वास तो भाई पूछो ही मत, कितना ज़्यादा अंधविश्वास थी, कितनी ज़्यादा कुरीतियाँ थी, कितना ज़्यादा समाज पिछड़ा हुआ था, समाज का विकास नहीं हो रहा था, समाज स्थिर था, समाज जड़ था। ये बात कह रहा था कौन? ये बात कर रहे थे ज्ञानोदय, मतलब एनलाइटमेंट से रिलेटेड जो इतिहासकार है या फिर जो विचारक थे, जो थिंकर्स थे, उनका कहना ये था। ठीक है, समझे आप? पुनर्जागरक वाले ने कहा अतीत बेटर, ये कहते हैं वर्तमान बेहतर। वो वाले कह रहे थे पुनर्जागरक वाले कि भाई हमारा अतीत बेटर था, तो जो उस टाइम की जो रोमन और यूनानी जो ट्रेडिशन थी उसकी बराबरी हम आज नहीं कर सकते, हम तो हमसे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, है ना। ये क्या कह रहे हैं? वर्तमान बेहतर है, बौद्धिक वातावरण में जीना चाहिए इंसान को, विज्ञान का प्रसार के ऊपर बल देता है, ताकि विज्ञान का प्रसार होगा तो तकनीक आएगी तो आर्थिक प्रगति, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। इस मत के अनुसार अतीत धर्म से जकड़ा हुआ था, धर्म से नियंत्रित होने के कारण समाज जड़ था तो ऑब्वियसली अंधविश्वास होंगे, अंधविश्वास है तो जो पुराने रीति रिवाज कुरीतियाँ जो भी, मतलब जिसके कारण समाज एक तरीके से उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाया, है ना, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, मतलब रुक चुका था। रोमांटिक चिंतन के जो विचारक थे उनका क्या मानना है, इन्होंने क्या कहा ज्ञानोदय से रिलेटेड, इनका क्या विश्वास था, क्या मत थे? देखो, इसने कहा था ज्ञानोदय के विचारों की इन्होंने पर्टिकुलर एनलाइटमेंट की सीधा सीधा आलोचना की, है ना, क्रिटिसाइज किया। इनके अनुसार अतीत की तुलना में वर्तमान में मनुष्य को पतनशील देखा गया है। मतलब ये क्या कहता है, ये एक्चुअली अतीत की बात को ज़्यादा महत्व देता है। ये कहता है आजकल का जो मानव है उसका तो पतन हो रहा है मेरे भाई। कहाँ तुम जी रहे हो? तुम क्या किस बेस के ऊपर कह रहे हो कि तुम आज का मानव ज़्यादा प्रगति कर रहा है? ठीक है, क्या कह रहे हो कि तुम आज ही प्रगति हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, साइंस आ गई, ये बातें हमको ना समझ में आती। मेरे हिसाब से अतीत बेटर था, है ना। तो इसने कहा अतीत की तुलना में वर्तमान वाला मानव तो पोटेंशियल के रूप में देखा जाता है ना। ये बात कर रहा है रोमांटिक चिंतन वाले। ठीक है, रूसो के अनुसार कला एवं विज्ञान के विकास से मनुष्य का क्या हुआ, सामाजिक एवं नैतिक पतन हुआ। कहते यार जब से आर्ट एंड साइंस टाइप का जो भी आप कर रहे हो ना, अब किसी का लिटरेचर या डेवलपमेंट कर रहे हो, हमको ना समझ में आता। इससे तो यार मानव है, मनुष्य है, ह्यूमन है, उसका सोशल रूप से, मॉरल रूप से उसका क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो रूसो के अनुसार श्रम विभाजन जब से हुआ है ना, श्रम विभाजन, कार्य बंटवारे तथा तकनीक के प्रयोग से मनुष्य भ्रष्ट हुआ है, करप्ट हुआ है और उसकी शांति समाप्त हो गई है। मतलब कहते हैं जब से ये आप आपने लेबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिवीज़न या फिर आप करने लगे हो, काम का बंटवारे करने लगे हो, जब से टेक्नोलॉजी आई है ना, कहते हैं ना तकनीक आई तुम्हारा दिमाग घूम गया, वैसी वाली बात है। तकनीक आई तुम्हारा दिमाग घूम गया, मतलब तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम करप्ट हो गए हो, तुम्हारे सिर पे चढ़ के ये नाच रही है तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी तुम्हारे सिर पे नाच रही है। ठीक है, और तुम्हारे जो अंदर की आंतरिक शांति है तुम्हारी नष्ट हो चुकी है। जाकर मेडिटेशन करो यार, क्या बात कर रहा हूँ। यह प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य के सभ्य सामाजिक व्यवस्था से बेहतर थी। ठीक है, ये कहती वही बात है। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि रोमांटिक वाले एक तरीके से समझो कि पुनर्जागरक के समर्थक थे एक तरीके से, है ना। पुनर्जागरक के समर्थक मतलब पुराने विचारों की बात करते हैं, कहते हैं सब कुछ जो ज्ञान विज्ञान है ये सब फालतू की बातें हैं। जो पुराने हमारे ज़माने में जो हुआ करता था ना, इस टाइप का मतलब है जो है ना, कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे पूर्वजों के ज़माने में ये होता था, पुरानी बातों की, पुरानी सभ्यता के, पुरानी संस्कृति के गीत गाते हैं कौन? रोमांटिक चिंतन वाले। इसने कहा जो प्राकृतिक अवस्था थी वो वर्तमान मनुष्य के सभ्य सामाजिक व्यवस्था से बेहतर थी। ठीक है, तुम आज भले ही कह दो कि तुम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हो, लेकिन उससे बहुत बेटर था भाई मेरे, पहले का टाइम बहुत अच्छा था। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति प्राकृतिक अवस्था को नष्ट किया। कहता है जब से लैंड का, भूमि का कॉन्सेप्ट आया ना, तब से लोग क्या कहने लगे कि राइट्स आने लगे, भाई ये जमीन मेरी है, तू मैं होने लगी, है ना। जब तू मैं अधिकारों की बात होने लगी, जब किसी के पास ऐसा होगा भाई कि ज़्यादा ज़मीन होगी और किसी के पास ऐसा होगा कि कम ज़मीन होगी, तो इसने क्या किया, विभेदीकरण को बढ़ावा दिया। इसने क्या किया कि एक असमानता को बढ़ावा दिया, इनइक्वालिटी आई। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि स्टैटिफिकेशन आया, सोसाइटी में स्तरीकरण आया, विभेदीकरण आया, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये सोचो एक तरीके से। ठीक है, असमानता ही विभेदीकरण हुआ, अधिकारों की बात, जमीन आया तो एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, लेकिन इसने क्या किया, विभेदीकरण को मतलब प्रमोट किया।
इसने अलौकिक वस्तु बल दिया। लौकिक वस्तु है मैंने जैसे वो भौतिकतावादी वाले था, ये इसका उल्टा हो गया। मतलब रोमांटिक वाले जब आएगा ना तो मैं सोचूं कि जो मैंने तुम्हें बताया था किसमें, ज्ञानोदय में, जो मैंने आपको ज्ञान कराया था ज्ञानोदय में, उसका उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। मतलब इंसान ने इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर आए एनलाइटमेंट वाले, ये रोमांटिक वाले तो बिल्कुल ही उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। ठीक है तो ये आप समझोगे इस तरीके से। और इसमें विवेक और आत्मनिष्ठा की बात की गई थी, विवेक की बात की थी, आत्मनिष्ठा की बात की थी। अलौकिक वस्तुओं को बल देते थे भूमि इसके अनुसार कि ये एक क्या ला रहे हैं, बिल्कुल ही अधिकार, इसमें भूमि पर अधिकार होगा तो विविधीकरण और असमानता से जुड़ा एक मुद्दा है। फिर आया निश्चय। निश्चय क्या कहता है कि जो परंपरा है, ये कौन टॉपिक ऐसे भी आ सकता है ज्ञानोदय के ऊपर, साइंस से ले जोड़ के आ सकता है, आप टेक्नोलॉजी से संबंधित आ सकता है, या उसका विकास कैसे हुआ ये आ सकता है, या फिर रोमांटिक और निश्चय के जो क्या थॉट्स है ज्ञानोदय के बारे में ऐसा आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, देखो निश्चय कहता है कि परंपरा को उत्पीड़न का औजार माना, कि जो ट्रेडिशन होती है ना, उससे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे क्या होता है कि आप उत्पीड़ित करते हो, आप उससे शोषण करते हो। तो एक तरीके से उसे शोषण का हथियार बताया परंपरा को। मनुष्य सत्य की खोज करना बंद कर देगा, तो या तो बंद कर दो या सत्य को अपनी क्षमता से, सत्य की अपनी क्षमता से नया अर्थ सर्जित कर दे। ये कहते हैं या तो खोज करना बंद कर दे या फिर कुछ एक नया सा मतलब ला दे। ठीक है, तो वही सही है। इसने क्या कहा, औद्योगिकरण, पूंजीवाद, आविष्कार को मनुष्य के लिए उपयोगी बताया। कहता है हाँ यार, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, ये कैपिटलिज्म इज ज़रूरी है, आप नई नई डिस्कवरी कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, वो सब ज़रूरी है, आपके लिए उपयोगी है, ये बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन लेकिन क्या, कि जो पैदा हुए परिवर्तनों ने जीवन की सार्थकता के प्रति कोई वैकल्पिक दृष्टि प्रदान किए बिना मौजूदा अवधारणा को चुनौती दे दी। मतलब इसको आपको एक अल्टरनेटिव कुछ ना, ये जो आप लाइफ जो जी रहे थे ना उसके ऊपर सीधा सीधा बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, ये आपको पॉइंट लिखना है निश्चय के अंदर। ठीक है, फिर लेकिन कुछ तो लिमिटेशन है ना, कुछ तो लिमिटेड, इतने अच्छे अच्छे बातें पढ़ी हमने ज्ञानोदय के बारे में, इतने अच्छे अच्छे, मतलब हमने विवेक, तर्क, बुद्धि, वैज्ञानिकता से तर्कों के आधार पर जांच, अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रभाव, बहुत ही बड़े बड़े वर्डों का प्रयोग करके मैंने समझाने का कोशिश किया कि एनलाइटमेंट है क्या, ज्ञानोदय है क्या। लेकिन लेकिन इसकी अच्छाइयाँ बताई, इसके अंदर कुछ इसके लूप होल्स भी होंगे, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, उसके बारे में बात करते हैं अब। देखो ज्ञानोदय की सीमा, देखो जेंडर, पहली बात ये जेंडर ही, जेंडर क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी होता है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेटरी कहते हैं और कुछ कहते हैं, देखो एक तो जेंडर सेंसिटिव होता है, एक होता है जेंडर ब्लाइंडनेस होता है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब सोशियोलॉजी पढ़ो तो कोई भी पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या कमी थी, ज्ञानोदय के अंदर क्या कमी थी, ये क्या कहता है कि पुरुष के अधिकारों पर बल देता है। एनलाइटमेंट पुरुष के अधिकारों पर बल देता है, महिलाओं के अधिकारों को इन्होंने अनदेखा किया। ठीक है, तो पहली लिमिटेशन में आप जेंडर के बारे में लिख सकते हो। जो दूसरी है, ये हम अभी पूरा टॉपिक समझा, आप समझ रहे हो कि कैसे कैसे तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके चर्च के ऊपर, पादरियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया और अपने तर्क वितर्क करने के, मतलब सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार पर तो था ये बात, लेकिन जो पॉलिटिकल रिफॉर्म से है ना, यार तुम चर्च को हटाने जा रहे हो लेकिन एक अच्छी खासी कुछ सत्ता को तो बताओ कि कैसे हम रहें, कैसे हम पर शासन हो। तो ये राजनीतिक सुधार पर स्पष्ट एवं प्रभावी जोर नहीं दे पाया। मतलब सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार पर तो दिया बल, लेकिन राजनीतिक सुधार पर स्पष्ट एवं प्रभावी जोर नहीं दिया। मध्यम वर्ग को फायदा हुआ, मध्यम वर्ग को फायदा हुआ, निचला स्तर ज्ञानोदय से अछूता रहा। मतलब जो ऑब्वियसली जो इसको तर्क वितर्क कौन पकड़ पाएगा, जो कि अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल लेवल होगा जिसका, जो अच्छा खासा शिक्षित होगा। अच्छा खासा शिक्षित कौन हुआ, जो मध्यम वर्ग था, जो कि सक्षम थे शिक्षा को प्राप्त करने में, मतलब जो शिक्षित थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनको तो बहुत फायदा हुआ। जो लेकिन जो निचले स्तर पे गरीब जो थे, जो किसान मजदूर वर्ग थे, उनको उतना ज़्यादा, जो निचले दलित समुदाय या निचला जो भी समुदाय था, है ना, जो अछूता रह गया, वो अछूता रह गया। मतलब ये बात करता है जेंडर के आधार पर, जिससे कि पुरुषों के अधिकारों पर बल दिया था, महिलाओं के अधिकारों को अनदेखा किया, सांस्कृतिक या धार्मिक सुधार पर अधिक बल दिया, राजनीतिक सुधार पर स्पष्ट एवं प्रभावी जोर नहीं दे पाया। मध्यम वर्ग को फायदा हुआ, लेकिन निचला स्तर ज्ञानोदय से अछूता रहा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, आज शाम को भी 1 घंटे या 2 घंटे में मैं गैस दूंगा। कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम का आपको चैनल का कहाँ मिलेगा लिंक, यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपके कोई भी दोस्त हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक करें ना करें मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि आप अपने रिव्यूज़ दीजिए, आप अपने ओपिनियन दीजिए कि कैसा आपको क्या और
मतलब चाहिए इस वीडियो में, या फिर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, कहीं आपको लगा कि हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइए और अपने ओपिनियन को शेयर कीजिए, है ना। और ये जो टॉपिक है MHI 2 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।